हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो इस वीडियो में हम उप के बेसिक कांसेप्ट्स और जितने भी इसके मेन कांसेप्ट सारे के सारे कवर करने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा कि हम उप्स के अंदर बेसिकली क्या काम करते हैं। यानी जिससे पहले हम लोगों ने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसमें और उप्स में क्या डिफरेंस है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम उप्स के 6 मेन कांसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासेस, देन ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंकैप्सुलेशन और लास्ट में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। और इन 6 कांसेप्ट्स को समझने के बाद हम इसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ताकि आपको इन 6 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन 6 के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और इन 6 मेन कांसेप्ट्स के अंदर मेन डिफरेंस हमारे पास क्या आता है। और इसके अलावा अगर आप C++ के अंदर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। सो बिना किसी तरह के लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं ऊप और ऊप्स, इनमें डिफरेंस क्या है और हमें कौन सी टर्म जो है यूज करनी चाहिए। ऊप स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए और ऊप स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए। दोनों जो कीवर्ड्स हैं ऊप या फिर ऊप्स, ये दोनों सेम है। आप जो चाहें यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम जो है फर्स्ट वन यूज करते हैं ऊप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ज्यादा यूज होता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं ऊप को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसको कुछ भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी पहले जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, इसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन डिफरेंस क्या है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बनाई थी। प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग थी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी आपने प्रोग्राम लिखना है, तो आप उससे क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते थे फंक्शंस के अंदर। लेकिन उससे क्या होता था, अगर आपके पास छोटे मोटे कोड है तो ये चल जाता था, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है या बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसके लिए कोड इतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो कोड बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और बहुत ज्यादा कोड लिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई और प्रोग्रामर या कोई और टेस्टर जो है वो आपका कोड देखना चाहता है, तो उसको ये समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोगों ने रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया। इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी जो बंदा है वो कोड को इजीली देख के समझ सकता है कि इस कोड में या इस प्रोग्राम में आपने किया क्या, और उसमें कोई अगर इश्यू आ रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी ग्रुप डेटा एंड एक्शंस टुगेदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा और एक्शंस को एक साथ लेते हैं। अब एग्जांपल ले ले एक स्टूडेंट की, एज अ कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोग्राम में हम एक स्टूडेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डेटा होता है। डेटा मतलब उस स्टूडेंट का कोई नाम होगा, कोई इसका सेमस आईडी होगा, क्लास होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, ये सारे के सारे क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। उसके अलावा स्टूडेंट कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करते होंगे, जैसे वो पढ़ सकते हैं, वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, वो कार ड्राइव कर सकता है, नहीं कर सकता। इस तरह की मल्टीपल चीजें हम जो है उस स्टूडेंट के एक्शंस में लिख सकते हैं। अब ऊप्स के अंदर क्या करते हैं, हम उस स्टूडेंट के डेटा को और उसके एक्शंस को एक साथ ग्रुप करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा पास जितना भी हमारा कोड है वो एक ही जगह पे रहता है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारा सारा डेटा जो है लिखते हैं। इसके अलावा जो हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज करते थे उसमें हमारे पास हर चीज जो है अलग अलग होती थी, यानी हमारी चीजें एक साथ कंबाइंड नहीं होती थी, हर चीज जो है स्कैटर होती थी, हमें उसको बार बार ढूंढना पड़ता था अलग अलग जगहों पर। सो व्यूअर्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की और एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और इन दोनों कंसेप्ट हम क्या करेंगे, एक कार को डिजाइन करेंगे, हम कार किस तरह से इसमें बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजर प्रोग्राम की। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। वेरिएबल्स हैं जैसे कार कलर, कार स्पीड, कार मॉडल, और कुछ हमारे पास जो फंक्शंस है वो ये होंगे स्टार्ट कार, अप्लाई ब्रेक्स एंड ब्लो हॉर्न। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए और कुछ जो है फंक्शंस बना ली। अब देखते हैं यहाँ पे सारा डेटा क्या है, स्कैटर्ड है, मतलब सारा डेटा जो है प्रोग्राम के अंदर ऐसे ही पड़ा होगा, इसको किस तरह से हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, सारा डेटा जो है एक प्रोग्राम के अंदर से पड़ा होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस आर नॉट कनेक्टेड, ये फंक्शन सारे सेपरेट है। स्टार्ट कार एक डिफरेंट फंक्शन है, अप्लाई ब्रेक एक डिफरेंट फंक्शन है, ये आपस में लिंक नहीं या कनेक्टेड नहीं है। एवरीथिंग जस्ट फ्लोट्स इन प्रोग्राम, हर चीज आप क्या होगा आपके प्रोग्राम के अंदर जस्ट फ्लोट करेगी, वो एक साथ कंबाइन नहीं होगी। तो यहाँ से आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, सिंपल सा आप क्लास को समझ लें। हम क्या करेंगे, सब कुछ एक साथ बना लेंगे। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कलर, स्पीड, मॉडल, ये वेरिएबल्स किसके हैं, ये कार क्लास के हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे स्टार्ट, ब्रेक, हॉर्न, ये किसके हैं, ये भी कार के। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ा था कार मॉडल, स्टार्ट कार, अप्लाई ब्रेक, ब्लो हॉर्न, हर जगह पे अक्सर कार आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने कार एक बार लिखा है क्लास के नाम पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे डेटा उसके अंदर जो है कंबाइन करके लिख देंगे। या हम क्या करें, सब कुछ एक साथ लिख रहे हैं। अब इश्यू क्या है, यहाँ पे भी ये सेम काम करेगा, यहाँ पे भी ये सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड हम हमेशा एक चीज के लिए नहीं लिखते। अब जो मैंने कहा था रीयूज कर सकते हैं कोड को, बार बार उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इस कोड को हम एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ एक कार के लिए। लेकिन अगर मुझे 3 कार्स चाहिए, ठीक है, मुझे एक जो है रेड कार चाहिए,
ठीक है, और एक मुझे चाहिए ब्लू कार और एक चाहिए ग्रीन कार ले लेते हैं। मुझे 3 कार बनानी है, मैंने सिंपल इसके नाम लिख लिया, कार के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। अब रेड कार मुझे बनानी है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना। मुझे 3 कार्स बनानी है तो मुझे 3 सेपरेट कोड्स लिखने पड़ेंगे। रेड कार के लिए अलग कोड, ब्लू कार के लिए अलग कोड, ग्रीन कार के लिए अलग कोड। अब आप सिंपल कह रहे हैं सर इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देंगे तो सेम काम हो जाएगा, नहीं होगा। ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है और ये सारे का सारा काम हमने एक प्रोग्राम के अंदर करना है। तो अगर मैं यही जो वेरिएबल इसको दोबारा डिक्लेयर करता हूँ तो मेरे पास ये एरर देगा, क्योंकि ये सेम नाम के 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल रेड कार कलर और रेड कार स्पीड, ये हो गया। फिर तो हमें दोबारा से क्या करना होगा, फिर सेम वेरिएबल्स और सेम फंक्शंस ब्लू के लिए बनाने पड़ेंगे, फिर सेम वेरिएबल्स और फंक्शंस ग्रीन के लिए बनाने पड़ेंगे। तो आपका कोड कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि बहुत छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। इसके बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार हमने एक बार बना लिया, ठीक है, कार का सब कुछ बन गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आप क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपल समझ लें। हमने एक बार कोड लिख लिया, ठीक है, उस कोड को मैं हजारों बार यूटिलाइज कर सकता हूं। मुझे दोबारा से एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बार बार जो है कलर लिखना पड़ेगा, ना स्पीड लिखनी पड़ेगी, ना मॉडल लिखना पड़ेगा। एक बार क्लास के अंदर इसको लिख दिया, मैं इसका ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। एग्जांपल के लिए रेड कार का अलग ऑब्जेक्ट बनेगा मेरे पास, एक ग्रीन कार का बनेगा और एक जो है ब्लू कार का बनेगा। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना लिए। हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग जो है वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूँ। एक ही बार कोड लिखा, उसके 3 ऑब्जेक्ट बने और हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अलग अलग वैल्यूज लिख सकता हूँ। यानी हर एक कार का जो स्पीड है वो डिफरेंट होगा, मॉडल डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, एक्चुअली में मेरा जो कोड है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब जब कोड छोटा होगा तो एग्जीक्यूट भी जल्दी से होगा और उसके अंदर जो है इश्यूज भी उतने ही कम आएंगे और उतना कम टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने में। सो व्यूअर्स, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट 1960s में 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे नॉर्वे से, ओले योहान डाल और क्रिस्टन नाइगार्ड। इन दोनों ने जो है एक लैंग्वेज बनाई थी सिमुला के नाम से। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसमें जो बेसिक आइडिया क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो बेसिक आइडिया था वो यहाँ से आया था। नेक्स्ट 1970s में स्मॉलटॉक एक लैंग्वेज बनी थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली थी और इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स है वो काफी अच्छे से काम कर रहे थे। इसके बाद 1980 में बजारने सॉल्स्ट्रॉप ने सी लैंग्वेज के अंदर एक फीचर ऐड किया था, उप का फीचर। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सी प्लस प्लस को बना लिया था। सी जो लैंग्वेज थी वो डेनिस रेचे ने बनाई थी 1969 के अंदर और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज थी वो बजारने सॉल्स्ट्रॉप ने बनाई थी जब सी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने उप का फीचर ऐड किया था 1980 में। इसके बाद बाकी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस थी ऑलमोस्ट सब ने उप का कंसेप्ट जो है अडॉप्ट कर लिया था, जैसे सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इन सब ने उप के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया था। सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 3 मेन काम होते हैं जो हम करते हैं। पहले हमने जो कोड लिखना होता है उस कोड को एज अ क्लास लिखते हैं, फिर उसी क्लास के जो है ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और उस डेटा से जो है एक्शंस परफॉर्म कराते हैं एक ही साथ। यानी जो हमने डेटा स्टोर किया है उसी डेटा को यूज करते हैं हम मल्टीपल एक्शंस को जो है उस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कराते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इस तरह की जो बाकी इसके जो 6-7 वीडियोस है वो भी इस चैनल के अंदर आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, तो आप लाजमी जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।